नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, ईबीएस के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी क्लास 3rd 5th कवर कर दिया है। सबकी प्लेलिस्ट भी बना दी हैं। अब मैं एनसीईआरटी ईबीएस क्लास 3rd to 5th एनसीईआरटी के जो ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन हैं, जहाँ से पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको कवर कर रहा हूँ। आज उसके अंतर्गत दूसरी क्लास है जिसमें हम ऑनलाइन ईयर जहाँ से बार बार पेपर में प्रश्न बनते हैं उनको कवर कर रहा हूँ। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो बज्जू हैं, या राजस्थान का एक छोटा सा गाँव है। यहाँ हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं पड़ती तो कुछ घर दिख जाते हैं। इस गांव के सभी लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं या ख़ास तरह से किया जाता है टैंक, इसको हम लोग टाँका बनाकर। तो इस गांव के जो सभी लोग हैं बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, ख़ास तरह से किया जाता है टैंक या टाँका बनाकर। टाँका क्या होता है, प्रश्न भी कई बार पेपर में बन चुका है। तो टाँका बनाने के लिए आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है। तो टाँका बनाने के लिए आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है। टाँके को ढक्कन से बंद रखते हैं। टाँके के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। टाँका बनाने के लिए आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का किया जाता है और टाँके को ढक्कन से बंद कर रखते हैं। टाँके के लिए घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं, जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नीचे टाँके में इकट्ठा हो जाता है और छत की नाली पर जाली लगा देते हैं, जिससे कूड़ा कचरा टाँके में ना जा सके। यह पानी साफ करके पीने के काम में लाया जाता है। पानी की जब कमी होती है तो भावनगर गुजरात में भी ऐसा किया जाता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया भी गया है। इसी को टाँका कहते हैं हम लोग। उसके बाद अगला पॉइंट है, असम में बहुत अधिक वर्षा होती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग करते हैं। लद्दाख में जो लोग होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रस्सी से बनी लकड़ी और टाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से स्टार लगा लीजिएगा। 1 नंबर का प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि कहाँ से कौन से लोग किस रास्ते का प्रयोग करते हैं, किस गाड़ी के प्रयोग से चलते हैं। तो असम के जो लोग होते हैं बहुत अधिक वर्षा होती है तो लोग यहाँ एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का उपयोग करते हैं। लद्दाख में जो लोग होते हैं वे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए रस्सी से बनी लकड़ी की ट्राली का उपयोग करते हैं। वहीं केरल के जो कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव का उपयोग करते हैं। वहीं राजस्थान में जो बच्चे होते हैं वह ऊँट गाड़ी का प्रयोग करके स्कूल जाते हैं। अब बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में भी किया जाता है। तो बैलगाड़ी का जो प्रयोग होता है वह मैदानी इलाकों में भी किया जाता है। जुगाड़ गाड़ी, यहाँ से भी प्रश्न पेपर में बन चुका है। इसे दूसरी गाड़ियों के पुर्जों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। इसके आगे का हिस्सा मोटर बाइक की तरह दिखाई देता है, पीछे से लकड़ी के फट्टों से बना होता है। बर्फ़ पर चलना मुश्किल होता है। अगर बर्फ़ ताज़ी हो तो बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। जब बर्फ़ जमी हो तब लोग फिसल कर गिर भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, कान हमारी सुनने में मदद करता है। तो कान जो है हमारी सुनने में मदद करता है। कुछ जानवरों में तुम कान देख सकते हो, कुछ में नहीं। हम पक्षी के कानों को नहीं देख सकते। एक पक्षी के सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। अधिकांशतः ये पंखों से ढके होते हैं या सुनने में पक्षी की मदद करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन उसे आसानी से नहीं देख सकते आप लोग। चलिए, जानवरों की जो खाल होती है वह अलग अलग डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। तो जानवरों की खाल पर अलग अलग डिजाइन होती है जो कि उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। ऐसे जानवर जिनके कान तुम देख सकते हो उनकी खाल पर बाल होते हैं, वह बच्चे देते हैं। वहीं जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह अंडे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। पहला पॉइंट तो यह बनता है हाथी के बारे में कि जो एक बड़ा हाथी होता है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी ज़्यादा आराम नहीं करती है। अगला पॉइंट यह बनता है कि हाथी जो होती है वह बहुत ज़्यादा आराम नहीं करती है। एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोती है। तो हाथी जो होती है वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोती है।
हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है और उनके कान भी पंखे की तरह काम करते हैं। जब उनको गर्मी लगती है तो पंखे से अपने कान के हिला लेते हैं और गर्मी से राहत पा लेते हैं। जानवर जो होते हैं वह झुंड में मिलजुल कर खाने की तलाश में घूमते हैं। तो जानवर जो होते हैं वह झुंड में मिलजुल कर खाने की तलाश में घूमते हैं। हाथियों के झुंड के बारे में देखते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और बच्चे रहते हैं। तो हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। तो एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो हाथी जो होते हैं वह 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चों का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। यह प्रश्न कई बार पेपर में बन चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। एक 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। और कितनी पत्तियां खाती हैं? 100 किलोग्राम। खेजड़ी के पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। तो खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं वह रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। यहाँ पानी की अधिक मात्रा न होने पर भी उग सकते हैं। खेजड़ी के पेड़ की छाल दवा बनाने के काम में भी आ सकती है। लोग इस पेड़ की फलियाँ पकाकर उन्हें खाते हैं। इनकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। यहाँ रहने वाले जानवर इस पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। पौधे और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं, पर हम इनके बिना नहीं रह सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है कि जो खेजड़ी गांव है राजस्थान के जोधपुर के पास है। गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इनका नाम खेजड़ी पड़ा। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। यह पौधों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान के मध्य होने पर भी यहाँ इलाका हरा भरा है। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। तो जो खेजड़ी गांव है यह राजस्थान के जोधपुर में है और यहाँ गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ होने के कारण इनका नाम खेजड़ी गांव रखा पड़ा है। यहाँ के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है क्योंकि यह पौधों जानवरों की रक्षा करते थे। रेगिस्तान के मध्य में होने पर भी यह इलाका हरा भरा है और यहाँ जानवर जो हैं वह बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। चलिए बोचहा गांव के बारे में देखते हैं। तो बोचहा गांव जो है यह बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। इसी जगह पर लीची के फूल बहुत से पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल में मधुमक्खियाँ को लुभाते हैं। यहाँ लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम भी करते हैं। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक के समय में अंडे देती हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है कि बोचहा गांव जो है वह बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में है। इस जगह पर लीची के बहुत से पेड़ हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खियाँ अक्टूबर से दिसंबर तक के समय में अंडे देती हैं। मधुमक्खियाँ पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। तो छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं या दिन भर काम करती हैं। इनके काम कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये छत्ते बनाती हैं और अपने बच्चों को भी पालती हैं। ये फूलों के रस को ढूंढने के लिए उनके आसपास मंडराती रहती हैं। ये शहद बनाने के लिए फूलों का रस इकट्ठा करती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यह बनता है कि काम करने वाली मक्खियाँ छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ये ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। वहीं मधुमक्खियाँ पालने उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। वहीं मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं या छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी हो या उपयोगी मानी जाती हैं। क्यों ये न हो तो न छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। और शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम करती हैं। मधुमक्खियाँ पालने और उसके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है।
मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। रानी चींटियां अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां जो होती हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। चमकता सितारा के बारे में देखते हैं। तो चमकता सितारा गर्ल स्टार उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो गांधीधाम जो है वह अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। मडगांव गोवा के राज्य में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। तो यहाँ से पेपर में प्रश्न कई बार बन चुका है। चमकता सितारा जो हैं उनको हम लोग गर्ल स्टार भी कहते हैं। उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। गांधीधाम अहमदाबाद से वलसाड गुजरात में है। मडगांव गोवा के राज्य में है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ को नानी को अमुम्मा कहते हैं। केरल में लोग पानी को पार करने और दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी नाव का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे टाइम टेबल में हमें प्रत्येक रेल की जानकारी मिलती है, जैसे स्टेशन से संबंधित, ट्रेन किस स्टेशन से किस समय पहुँचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। तो मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती हैं उनको हम लोग वलियम्मा कहते हैं। माँ की माँ यानी नानी को हम लोग अमुम्मा कहते हैं। केरल में जो लोग पानी को पार करने दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी नाव का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे टाइम टेबल में हमें प्रत्येक रेल की जानकारी मिलती है, जैसे स्टेशन से संबंधित, ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुँचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इसके आगे के सेशन को हम लोग देखेंगे। मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि मैं वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। यहाँ से वन लाइनर जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं सबको मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ से आपको हूबहू 15 में 15 नंबर के प्रश्न यहीं से छपेंगे आपके। तो अगर मैंने जो NCERT क्लास 3rd 5th टू पूरी बुक करवाई थी, अगर उसको नहीं भी देखा है, अगर आप लोग इतना भी देख लेते हैं जो मैं अभी करवा रहा हूँ, कल पहली क्लास थी आज उसकी दूसरी क्लास है, तब भी आपके 15 में से 13 से 14 नंबर यहीं से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सारे प्रश्न वहीं कवर किया हूँ ऑनलाइनर जितने भी पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग अच्छे से सेशन को देखिएगा। अगर आप इसकी नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस पर जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।